हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग यू ऑल। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी तरफ से संध्या नमस्कार। मैं शगुन मिश्रा स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आपके अपने एग्जामपुर चैनल पे शाम के 6 से 7 वाले केमिस्ट्री सेशन में। आ जाइए सब लोग, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं मेरे साथ, तो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। फिर से आपको याद दिला दूँ कि हम और आप इस स्टूडियो में, हो सकता है क्लास का आप अपने घर में 4 दीवारों में कैद होकर क्लास का मज़ा ले रहे हो, लेकिन और हम यहाँ स्टूडियो से पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि हमारे खातिर के कोई सड़कों की खाक छान रहा है, लखनऊ यात्रा के लिए कहीं ना कहीं गमन पथ पे है। तो बहुत आपकी भी मजबूरियां हम समझते हैं। कोरोना काल में कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपके माँ बाप की चलती है, और वो हमेशा का, हम तो कहेंगे हमेशा ज़िंदगी भर माँ बाप का हाथ रहे आपके ऊपर। तो आप जिस कारणवश भी कहीं ना कहीं फिजिकली सपोर्ट नहीं दे पाए हैं, लेकिन बच्चा एक चीज मैं बता दूं कि ऐसे दीवाने लाखों में कम पैदा होते हैं। और अगर कोई दीवाना कहीं ना कहीं पूरे हट के साथ अपने बच्चों के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए खड़ा है कि अगर हम पढ़ाना जानते हैं 8-8 घंटे, हम पढ़ाना जानते हैं अगर हम 12-12 घंटे अपने स्टूडियो से, है ना, तो हम उस मेहनत का कहीं ना कहीं हिसाब किताब भी उन बच्चों की तरफ से आपसे लेना जानते हैं। तो बच्चों, बस मैं यही बोलूंगी कि उनकी डिटर्मिनेशन के आगे सच में किसी की नहीं चलती है। जहां कहीं भी हो, ट्विटर के माध्यम से या ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से, कि कहीं ना कहीं हाँ, आपकी आवाज उठाने के लिए या बच्चों की आवाज उठाने के लिए हमारे उद्देश्य क्या है, हमारी मांगें क्या हैं, उन चीजों को बार बार हाईलाइट करना मत भूलना। ये मेरा आपको सजेशन नहीं है, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझे दिल से मानते हैं, उन सबको मेरा ऑर्डर है आज की डेट में। ठीक है बच्चा? तो आप बिलीव नहीं मानोगे, मैं पर्सनली अब मैं आपको बता रही हूं, थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई, विवेक सर की तबीयत नहीं ठीक थी और मैंने उनको बोला, हमने कहा पद यात्रा का डिसीजन सर बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन है। बोले ना, जो कुछ भी हो रहा है अगर इस समय अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? अगर हमारे जैसे वो YouTube चैनल्स जिनको इन बच्चों ने ही बहुत कुछ बनाया है ना, आज हम उन बच्चों के साथ नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? और बाकी ये बच्चे नादान है कि बहुत सारे बच्चे हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो कि खिलाफत में बोल रहे हैं, वो बच्चे अभी नादान है। वो ये नहीं जान रहे कि अगर हम जैसे भी स्मार्ट बन के, यार स्मार्ट गेम तो तुम्हारे संग दुनिया खेल रही है, सब अगर स्मार्ट गेम खेलने बैठ गए ना तो फिर हमारे जैसे दीवाने कम ही होते हैं ना। तो कहीं ना कहीं एग्जामपुर की जो एक मुहिम है पदयात्रा की, उसको कहीं ना कहीं समय के समय सपोर्ट करते रहिएगा। आप जहां कहीं से भी हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। एग्जामपुर की शेरनी आ चुके हैं। नमस्ते मैम जी, थैंक यू सो मच। लेट्स स्टार्ट द क्लास। थैंक यू सो मच। रविकांत यादव प्रिंसिपल, राजवदार, सतीश, सोनू सैनी, वेरी गुड मैम। 2 दिन से क्लास नहीं हुई क्या? हाँ भाई, आपकी 2 दिन से, सैटरडे संडे आपकी क्लास वीक ऑफ मना रही थी। सॉरी, कुछ पर्सनल रीजंस के तहत संडे ऑफ का वैसे भी ऑफ रहता है, सैटरडे क्लास पर्सनल रीजन की वजह से नहीं हो पाई। सतीश जगवाद, विवेक सर को प्रणाम, थैंक यू सो मच। जग्गा, वेरी गुड। प्रिंसिपल रमेश, जलराम मीना, अमन यादव, अभिलाष, जग्गा, वेरी गुड। अज्जू, बाबू भैया, भाई बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। फटाफट क्लास को शेयर कर देते हैं। आज पूरा प्योर एमसीक्यू सेशन है जिसमें हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ चीजें करने वाले हैं। तो कॉपी पेन तैयार रखो बच्चा, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से डिस्कस करेंगे। आशीष कुमार कह रहे हैं शगुन मैम आपके चरणों में, थैंक यू सो मच डियर, गॉड ब्लेस यू आशीष। ठीक है, जहां से भी जितने भी बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, निक्की, जग्गा, बलराम, कुसुम, विकास, प्रिंसिपल, सूरज, विकास, अहान खान, मैम आपका वे ऑफ टीचिंग सुपर है, थैंक यू सो मच अहान, गॉड ब्लेस यू, मे अल्लाह ब्लेस यू विद लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ। सो प्रोसीड टू द क्लास, लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू सेशन। हमारे ये ऐप सेशन आए हैं जिसमें हमने पूरी शिद्दत से कहीं ना कहीं पूरा एक्सपीरियंस फैकल्टी उतारी है। हर सब्जेक्ट के अपने अपने एक्सपर्ट्स इसमें आपकी क्लास लेंगे। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, क्योंकि ये सितंबर में बैच लॉन्च हुआ, तो सितंबर में कहीं ना कहीं वो टीचर्स डे का एक फैक्टर, इमोशनल फैक्टर जुड़ा हुआ था इस बैच के साथ। तो एकलव्य बैच है इसका, एनटीपीसी ग्रुप डी का बैच है, जिसका टैग लाइन गुरु दक्षिणा रखा गया है, जस्ट बिकॉज इसकी फीस बिल्कुल गुरु दक्षिणा जैसी है, जस्ट 499, जिसमें हम बच्चों को कहीं ना कहीं क्लास के वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ उसका वो तो प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा हम आपको कंप्लीटली मॉक टेस्ट, जिसको आप टेस्ट सीरीज के नाम से मार्केट से अलग से खरीदते हो, वो आपको खरीदनी नहीं पड़ेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें हम आपको पीडीएफ नोट्स, कौन से वाले, जो आपके ये जो यूट्यूब सेशन चल रहे हैं, जैसे मेरा केमिस्ट्री का सेशन चल रहा है, फिजिक्स का चल रहा है, अलग अलग सब्जेक्ट का, जो आपका एनटीपीसी की जितनी भी अब तक की क्लासेस हैं, उन सभी क्लासेस के जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस और उसके पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन के लिए इंटरेस्टेड है तो वो आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करिएगा, चीजें आपको और डिटेल में, ये नंबर है, ये नंबर दे रखे हैं,
ठीक है, आपको ये नंबर दे रखे हैं, इस पे बच्चा कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी अगर डिटेल आपको ब्रीफली चाहिए, केमिस्ट्री इसमें मैं आपको लूंगी, वो तो आपको बताने की जरूरत है ही नहीं। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एमसीक्यूज में मेटल नॉन मेटल का आज वो वाला पोर्शन रखा है, जस्ट लाइक एलॉयज वगैरह के जो मुख्य धारा से हटके क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन आज हमने आपसे डिस्कस करेंगे। आज हम फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखिए। गैलेना इज द मेन ओर ऑफ, जल्दी से बता दो कि गैलेना किसका मुख्य अयस्क है, जल्दी से बताइए फर्स्ट। और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसा मेरा मानना है कि इतने क्वेश्चन तो पहले तैयार कर ही लो, इनमें से कुछ छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, सोनाली कह रहे हैं, सोनाली मलिक, आज मेरा पहला क्लास है, ऑफलाइन में कर चुकी हूं। गॉड ब्लेस यू सोनाली, थैंक यू सो मच। मिलेंगे ऑफलाइन, जल्दी मिलेंगे, चिंता मत करो। ठीक है, जलराम कह रहे हैं, ओके ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से बताओ, आंसर बताओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। जलराम, हाँ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए। हाँ, गैलेना किसका मुख्य अयस्क है, भाई बता दो, गैलेना किसका मुख्य अयस्क है। अयस्क क्या होते हैं मैंने आपको बताया भी था। अयस्क और मतलब ओर्स और मिनरल्स क्या होते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो। ओर्स और मिनरल्स, जिसको हम बोलते हैं ओर्स और मिनरल्स के नाम से जिसे हम जानते हैं, बात ध्यान से सुनो अब, कि ओर्स और मिनरल्स होते क्या हैं। ओर्स और मिनरल्स, भाई ध्यान से सुनो। ओर्स जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अयस्क, और मिनरल्स जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खनिज। ये खनिज और अयस्क क्या होते हैं। एग्जाम अक्सर आपसे अयस्कों के क्वेश्चन पूछ लेता है। मैंने आपको बताया था कि धातुएं अपनी अपनी प्रकृति अनुसार, जैसे कि वायुमंडल में अलग अलग गैसें होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर मतलब जलवाष्प होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैसें होती हैं। तो वातावरण में अलग अलग गैसों के जो पाई जाती हैं, उनमें अलग अलग धातुएं अपनी प्रकृति अनुसार कंपाउंड बना लेती हैं। जैसे एल्यूमिनियम बना लेती है ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर के साथ, ये बना लेती है Al2O3। कंसेप्ट को समझो, एमसीक्यू तो बहाना है, चलो देखो, ठीक है। आयरन क्या बना लेती है, आयरन बना लेती है Fe2O3 ऑक्साइड बना लेती है। लेड क्या बना लेती है, लेड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ बना लेती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, जिसे हम बोलते हैं PbS, ठीक है। और ये क्या बना लेता है, ये भी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ बना लेता है HgS। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर हम इसको बोलते हैं बॉक्साइट। क्या बोलते हैं, मेरी बात सुनो ध्यान से, कॉपी में नोट करो, क्या, इसको फिर हम बोलते हैं बॉक्साइट। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए बॉक्साइट। इसको हम बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं, हेमेटाइट। किसका अयस्क है, लोहे का मुख्य अयस्क है। PbS, इसको हम बोलते हैं गैलेना। क्या बोलते हैं, गैलेना। और HgS, इसको हम बोलते हैं सिनबार। हिंदी मीडियम आप भी ये मत सोचना मैडम हिंदी में भी तो लिखो, अरे यार बॉक्साइट को हिंदी में भी बॉक्साइट लिखेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, ये इनके फिर औद्योगिक नाम हो जाते हैं। अब मेरी बात समझो, खनिज और अयस्क में डिफरेंस क्या होता है। मैम ने शायद आपको बताया भी था, यहां पे देखो कि सपोज कोई मेटल है, एक्स मेटल है, ठीक है, प्रकृति में वो तीन रूपों में पाया जा रहा है, मतलब 3 यौगिकों में पाया जा रहा है, ABC। इसमें मिलता है 40%, इसमें मिलता है 50% और इसमें मिलता है 80%। कौन सा मेटल, एक्स मेटल। कंपाउंड है, कंपाउंड है ना। और ABC 3 यौगिकों के रूप में मिल रहा है, तो ये तीनों इसके क्या कहलाएंगे, तीनों इसके खनिज कहलाएंगे। लेकिन अयस्क कौन सा कहलाएगा, जिसमें सबसे अधिक क्वांटिटी में मिले और प्लस सबसे कम लागत में मिले। मतलब सपोज इस 40% हमें मिल रहा है, और मिल रहा कितने में, 5 करोड़ रुपए में, और यही 80% मिल रहा, वो भी हमें 5 करोड़ में ही मिल रहा यार। 50% मिल रहा, वो सपोज हमें 10 करोड़ में मिल रहा। ये मैंने आपको कई बार समझाने का प्रयास किया है, आप नहीं कह सकते कि मैं पहली बार डिस्कस कर रही हूं। तो ध्यान से सुनो कि प्रकृति में कोई भी मेटल जितने भी रूपों में पाया जाएगा, जितनी यौगिकीय अवस्थाओं में पाया जाएगा, वो उसके खनिज कहलाएंगे। तो ABC ऑल आर मिनरल्स, दे ऑल आर मिनरल्स। बट गवर्नमेंट जिस मिनरल को, जैसे कि ये कि 5 करोड़ में अगर 80% मिल रहा है, तो कोई इन दोनों पे पैसा क्यों लगाएगा, बिल्कुल नहीं लगाएगा। तो गवर्नमेंट जिस पे पैसा लगाती है उसको हम और बोलते हैं। मतलब हर खनिज पदार्थ अयस्क नहीं हो सकता, पर हां जो भी अयस्क है,
C इज द ओर ऑफ द X बिकॉज C में मैक्सिमम क्वांटिटी मिल रही है कम से कम लागत पे। यही डेफिनेशन है अयस्क की। तो याद रखो, आपसे एग्जाम अयस्क पूछता है, और अयस्क में गैलेना किसका मुख्य अयस्क है? प्रकृति में जब हम लेड प्राप्त करते हैं तो प्रकृति में लेड PbS की फॉर्म में मिलता है। ये सबसे बड़ा ओर है किसका? PbS इज द ओर ऑफ लेड, है ना? ये लेड का ओर है। तो याद रखिएगा, गलत तो नहीं करोगे अब ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखो, जल्दी से क्वेश्चन क्या है आपका? अमलगम इज रिलेटेड टू द एलॉय ऑफ, जल्दी से बता दो, अमलगम किसकी मिश्र धातु होगी? ये तो यार बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा और स्वीट स्वीट सा क्वेश्चन है। बताओ मोनिका कुमारी मैम, नीचे देखो, नीचे अच्छा वॉइस प्रॉब्लम हो रही है, ओके, साउंड प्रॉब्लम, आवाज फंस रही है। यात्रा में बहुत कम बंदे गए हैं, अगर मेरे नजदीक से जाते तो मैं जरूर जाता। अच्छा जी अभी आवाज प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? जल्दी से बताओ, अभी आवाज इश्यू तो नहीं हो रही? आवाज अभी आवाज प्रॉब्लम सॉल्व हुई? मैं भी रुक गई, चिंता मत करो, क्लास में रुक गई मैं। ना ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच। वॉइस सही है, कुछ नेटवर्क इशू भी हो सकता है आपकी तरफ से, ठीक है। चलो, अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो अमलगम, ये मैंने आपको बताया भी है कई बार कि अमलगम पारे की मिश्र धातु होती है। अमलगम पारा, या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मरकरी की मिश्र धातु होती है। किसकी? अमलगम पारे या मरकरी की मिश्र धातु कही जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट डिस्कस करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ, क्या रस्ट ऑन आयरन इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम द वेट ऑफ आयरन बॉडी? जल्दी से बताओ क्या होगा? जंग लगने पर लोहे का भार घटेगा, बढ़ेगा या उतना ही रहेगा? जल्दी से आंसर दो। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल्दी से बताओ। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं, जैसे ड्रमर बॉय कह रहे हैं मैं लखनऊ से हूं, विवेक भैया से मिलना चाहता हूं। बच्चा, ट्विटर अकाउंट जो उनका है विवेक सर का, उन्होंने सारी चीजें शेयर कर रखी हैं, टाइम टू टाइम की लोकेशन तक शेयर कर रखी है। बच्चे कहीं पर से भी ज्वाइन करना चाहें, उनको दिक्कत ना हो इस वजह से। तो अगर आप में से सेम क्वेश्चन अगर मेरे पास आ रहा है कि उनकी लोकेशन क्या है, हम उन्हें ज्वाइन करना चाहते हैं ब्ला ब्ला, तो मैं बोलूंगी ट्विटर में जाओ, उनकी लोकेशन दे रखी है, पूरी डिटेल दे रखी है, आप वहां से गूगल लोकेशन तो आप जानते हो ना, वहां से कैच कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। घटेगा कौन बोला? कृष्णा मूर्ति, यू आर सेइंग रॉन्ग। घटेगा क्यों? सपोज मेरे हाथ में कोई लोहे की चीज है, कोई लोहे की चीज है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे हाथ में लोहे की चीज है, ठीक है, आयरन है अभी ये, लेकिन लोहे के ऊपर जंग लग गई, मतलब इसने ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस में बना लिया Fe2O3। अब हमने बोल दिया जंग लग गई। अब तुम हमें बताओ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ा या घटा? जल्दी से बताओ। मॉलिक्यूलर वेट Fe2O3 हो गया तो बढ़ा, तो ऐसे समझो जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा। अब वो बात अलग है कि इसके ऊपर जो जंग लग गई थी उसे तुमने रेगमाल या सैंड पेपर से खुरच के छुटा दिया, तो जो जंग जाएगी वो अपने साथ कुछ आयरन भी तो ले जाएगी, क्योंकि जंग इज नॉट द लेयर। जंग जो है, जो रस्ट होता है, वो कंपाउंड बन चुका होता है, और जिस लोहे की ऊपरी परत के जिस हिस्से के साथ उसने यौगिक बनाया है वो अपने साथ ले जाएगा। तो जंग छुटाने के बाद लोहे का भार घटेगा, पर यहां पूछा है जंग लगने पर, तो आंसर होगा इंक्रीज। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ेगा, लेकिन जंग छुटाने के बाद लोहे का भार पहले की तुलना में घट जाएगा। यहां बोलते हैं
एक्स्ट्रा बुद्धि मत लगाओ, ध्यान से क्वेश्चन उतना ही ध्यान से जवाब दो जितना पूछा है। विच मेटल प्रोटेक्टेड बाय इट्स ओन ऑक्साइड लेयर, जल्दी से बताओ निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड के द्वारा संरक्षित रहती है? जल्दी से बताओ निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड के द्वारा संरक्षित रहती है? निम्न में से कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड के द्वारा संरक्षित रहती है? हाँ बताओ, निम्न में से कौन सी धातु? बहुत सारे बच्चे सही आंसर दे रहे, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, अब तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना साउंड की? कौन बोल रहा है ये बार बार? पीछे देखो, बलराम सिंह, चेक करो अपनी तरफ नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आप ही को ये बार बार प्रॉब्लम हो रही है। और कौन बच्चा है? अब तो नहीं है ना प्रॉब्लम? अब तो नहीं है भाई? हाँ ओके ठीक है, विवेक सर को प्रणाम कर। हाँ ठीक है भाई, चलो इसमें आंसर दो जल्दी से। कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड के द्वारा? तो एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जो अपने ऑक्साइड के द्वारा संरक्षित रहती है। मतलब बाकी जो मेटल्स हैं इनके ऊपर जब कोरोजन होता है, जैसे लोहे का ही सपोज हम ले लेते हैं, लोहे के ऊपर अगर जंग लगनी शुरू होती है तो इसकी लेयर मोटी होती चली जाती है। लोहे की चीजें आंगन में रखी, 2 दिन बाद जाओगे थोड़ी मोटी परत मिलेगी, 2 महीने बाद जाओगे अच्छी खासी मोटी परत मिलेगी, और थोड़े दिन बाद गए तो पता चला रखे रखे गल गई। मतलब बाकी जो मेटल्स होते हैं इनके ऊपर जो जंग लगती है वो फर्दर रिएक्टिव होती है, मतलब वो खुद रिएक्शन करती है और फिर से मोटी होती चली जाती है। इसको बोलते हैं रखे रखे चीज गल जाना। ऐसा इसमें भी होता है, सिल्वर में भी होता है। चांदी की वस्तुएं रखे रखे काली पड़ती रहती हैं, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो वही चांदी रखे रखे कोरोड होती चली जाएगी। इसी तरीके से अगर आप तांबे की बात करो तो तांबे के बर्तन भी पूजा घर में हरे हरे पड़ने लग जाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है, याद रखिएगा कि औद्योगिक स्तर पर इसका एनोडीकरण करते हैं। कॉपी में नोट करो, एनोडाइजेशन क्या होता है। जैसे हम पढ़ते हैं कि लोहे के ऊपर गैल्वेनाइजेशन होता है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो यशद लेपन होता है। औद्योगिक स्तर पर लाखों रुपए की मशीनें आई कारखाने में, तो क्या करना है उसका? पहले गैल्वेनाइजेशन करिए, नहीं तो ये नेक्स्ट ईयर जंक में बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, इसका आउटपुट उतना अच्छा नहीं रह जाएगा। तो लोहे का जितना भी मटेरियल आता है, बॉयलर वगैरह आते हैं कारखानों में, तो उनका पहले गैल्वेनाइजेशन कराया जाता है, फिर वो चमचमा जाती है, जिंक में डुबो दिया जाता है, उसको डिपिंग प्रोसेस बोलते हैं। अभी हम बताएंगे डिपिंग प्रोसेस क्या होता है। डिपिंग का मतलब जैसे बिस्किट हम चाय में डिप करके खाते हैं, डिप करना मैं समझा रही हूं अंग्रेजी में तुम्हें। तो डिपिंग प्रोसेस क्या होता है? पिघली हुई जस्ता धातु में जब लोहे की बॉडी को डुबोया जाता है, इसको गैल्वेनाइजेशन और डिपिंग प्रोसेस बोलते हैं। यशद लेपन, जस्ताकरण, गैल्वनीकरण के नाम से इसे जाना जाता है। बट यही तरीके की प्रोसेस जब एल्यूमिनियम की बात आती है कि जब कारखाने में एल्यूमिनियम बॉडीज आती हैं तो क्या किया जाता है? तो याद रखिएगा इनको एनोडाइजेशन बोला जाता है। क्या किया जाता है? इनका एनोडाइजिंग। कौन सी प्रोसेस यूज की जाती है? एनोडाइजिंग प्रोसेस का यूज किया जाता है। हिंदी मीडियम आप लिखो, एनोडीकरण किया जाता है। एनोडीकरण में क्या किया जाता है? कुछ नहीं किया जाता है। एक ऐसी धातु जो अपने ऑक्साइड के द्वारा, एक ऐसी धातु जिसकी जंग ही उसकी रक्षा करती है। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को। तो एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु है जिसकी जंग मतलब ऑक्साइड, बॉक्साइट, ऐसे समझो ना। अब तो बन गए ना इतने स्मार्ट, अब तो इतने आ रही है, ये क्वेश्चन तो बच्चे खेल देंगे एकदम से, है ना। तो एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स हैं ये बाय द वे इसकी जंक लेयर ही होती है। मैम किस कलर की होती है? तो कलर नहीं होता। एल्यूमिनियम का नया नया बर्तन लेके आओ, स्टार्टिंग में बहुत शाइन मारता है, लेकिन जैसे ही वो बर्तन अपना कुछ समय के लिए रख दो तो उसकी डलनेस आ जाती है। कलरलेस लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कलेक्टेड ऑन एल्यूमिनियम बॉडीज। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से देखिए। विच कलर लेयर कोरोजन कलर कॉपर कार्बोनेट कलेक्टेड ऑन कॉपर वेसल्स। क्वेश्चन क्या है? व्हाट कलर कोरोजन लेयर ऑफ कॉपर कार्बोनेट कलेक्टेड ऑन कॉपर वेसल। जल्दी से बता दो। तांबे के बर्तन जिनके ऊपर भाई कॉपर क्या करता है? कॉपर के ऊपर कैसी लेयर जम जाती है, किस रंग की जम जाती है? क्योंकि कॉपर जब वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और वातावरण में उपस्थित मॉइस्चर के संपर्क में आता है तो कॉपर बना लेता है CO3, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की लेयर होती है।
नोट करने वाले बच्चे कोरोजन समझ गए होंगे हम क्या पढ़ाना चाह रहे हैं। तो तांबे के बर्तन पूजा घर में रखे रखे हरे पड़ जाते हैं। कैसे पड़ जाते हैं? हरे पड़ जाते हैं। और अगर आप मेरे से पूछो ये लेयर कैसी होती है, तो मैं बोलूंगी कि लिटिल बिट क्वांटिटी में आपकी बॉडी के लिए अच्छी होती है। तांबे के बर्तन में जब स्किन प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बोलता है तांबे के बर्तन में जल रख के पीजिए। तांबे के बर्तन में कहीं ना कहीं रात में लोटे में पानी भर के रखो और उसको निहार मुंह पी लो। स्किन प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन प्रॉब्लम स्पेशली सही हो जाती है। कहो क्यों? बिकॉज कॉपर कहीं ना कहीं ये ऐसा एलिमेंट है जो बॉडी में पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम बैलेंस करता है। पिगमेंट्स को, रक्त वर्ण जिनको पिगमेंट क्या होते हैं? वर्ण, स्किन मेलानिन आपको पढ़ाया जाता, बायो में पढ़ाते हैं मैम आपको मेलानिन। तो मेलानिन को बैलेंस करने का काम कहीं ना कहीं कॉपर करता है और यही कारण है कि डॉक्टर बोलता है कि कॉपर वेसल में रख के पानी पीजिए। खैर मैं क्या समझा रही थी, हरे रंग की लेयर होती है किसकी? हरे रंग की लेयर होती है किसकी? तांबे की। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से डिस्कस करो। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अ पिलर सिचुएटेड एट मेहरौली दिल्ली इज मेड ऑफ। जल्दी से बता दो कि दिल्ली के मेहरौली में स्थित, दिल्ली के मेहरौली जगह है, वहां पर एक स्तंभ है, वो किसका बना हुआ है? जल्दी से बताओ। महात्मा गांधी असली वाले क्या कह रहे हैं? मेरा पूजा वाला लोटा अभी हरा नहीं हुआ मैम, कोई बात नहीं, हो जाएगा। उसमें आप सूखा रखते होगे ना। कह रहा मेरा पूजा वाला लोटा। गॉड ब्लेस यू, सो स्वीट ऑफ यू। इसे बोलते बच्चे मेरी क्लास में प्योर प्रैक्टिकल करते हैं। किसी ने तो क्लास देखने से पहले ही डिसलाइक कर दी। इट्स ओके सचिन। अरे यार एक चीज याद रखो कि हमारे साथ चलो यात्रा में, मुझे भी जाना है और तुम्हें भी। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल। जब कहीं ना कहीं परिस्थितियां बगावत करें तो समझ लो तरक्की पे हो। आ जाओ इधर। दिल्ली के मेहरौली स्थित स्तंभ, मेहरौली स्थित स्तंभ की बात छोड़ो, बहुत इजी लैंग्वेज में आओ, इतनी टिपिकल लैंग्वेज नहीं। मेहरौली में ही मतलब जो कुतुब मीनार सिचुएटेड है। कौन सी मीनार? कुतुब मीनार परिसर बोलो ना, कुतुब मीनार का ही परिसर है। मतलब ऐसे समझो कि वहां पे मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, है ना, ठीक है। और उसके बाद उनके दामाद थे जिनका नाम था इल्तुतमिश, उन्होंने पूरा करवाया था उस मीनार को। खैर ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? बिकॉज इसलिए मैं बता रही हूं, कुतुब मीनार का ही जो परिसर है वहां पे मस्जिद है, मकबरा है और क्या नाम है, मीनार है, और उसके जस्ट सामने कुछ मीटर की दूरी कह सकते हो एक स्तंभ है, लौह स्तंभ है। इसको मेटलर्जी की जब बात होती है तो जरूर डिस्कस किया जाता है। पुराना लौह स्तंभ है जिसके ऊपर लंबे समय से जंग नहीं लगी, पिटवा लोहे का बना हुआ है जिसे रॉट आयरन के नाम से जाना जाता है। दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द आयरन। ये साइंटिस्ट का कहना है कि खुले आकाश के नीचे ये पुराना लौह स्तंभ खड़ा है, इसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगी। बड़े बड़े विदेशी आए आपके इंडिया में सिर्फ यही रिसर्च करने के लिए कि लोहे की चीज अब तक जंग क्यों नहीं लगी। तो एक आइडिया है जिससे अभी तक इंडियन साइंटिस्ट सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि पिटवे लोहे का तो हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, रेल की पटरी से लेके बहुत सारी पुल वगैरह में भी यूज करते हैं, बट समय के संग उनका कोरोजन होता है। लेकिन इसका पता नहीं क्या हिसाब किताब है। फिलहाल ये माना गया है ऐसा कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का है। वहां पे लेख लिखा हुआ है। आपको मेरी एक रिक्वेस्ट है, इसको सर्च मार दो, डिटेल मिलेगी आपको। Which is used to improve the hardness of stainless steel। जल्दी से बताओ, स्टेनलेस स्टील की कठोरता में कौन वृद्धि करता है? स्टेनलेस स्टील की कठोरता में कौन वृद्धि करता है? अच्छा जी, केसरी जी कह रहे हैं मैंने देखा है। जलराम मीना कह रहे हैं मैडम जी इल्तुतमिश का अच्छा ओके पता करके बताती तुझे मैं। सीजर अलामदार क्या कह रहे हैं? मैम आई एम मेटलर्जिकल इंजीनियर। ओके, सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इफ यू हैव रिसर्च ऑन दिस पिलर, इट्स माय रिक्वेस्ट। चलो, राकेश किशन टेतीवाल कह रहे हैं मैडम आयरन का कलर हेड्स है प्लीज, मतलब समझे नहीं हम आपकी बात। प्रमोद कुमार गुप्ता, क्या मैम ये क्लास एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर मिलेगा? ये एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर तो मिलेगा ही मिलेगा। यूट्यूब पे रोजाना 6 से 7 चलता है, ठीक है। चलो इधर देखो, विच इज यूज टू इंप्रूव द हार्डनेस ऑफ स्टेनलेस स्टील। कार्बन। स्टेनलेस स्टील होता क्या है? ध्यान से सुनो, आयरन, क्रोमियम,
निकेल और कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम स्टेनलेस स्टील के नाम से जानते हैं। इसमें आयरन, क्रोमियम, निकेल ये मुख्य धातुएं होती हैं। ये कार्बन अधातु का क्या काम है? ये आपका थोड़ा सा अपने आप में कॉमन सेंस है कि एलॉयज तो वो होते हैं जो धातुओं के मिश्रण होते हैं। मिश्र धातु मतलब धातुओं का मिश्रण, और स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है लोहे, निकेल और क्रोमियम की। कार्बन तो नॉन मेटल है ना, इसका क्या यूज है? ये हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, कठोरता प्रदान करता है। याद रखिएगा, आपसे पुराना क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज रिलेटेड टू विच मेटल कोटिंग ऑन आयरन बॉडी? जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या कि जिंक का यूज किया जाता है। इसको आपको फिलहाल जो चीजें नोट करनी है कॉपी में नोट करो। इसको डिपिंग प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी मीडियम आप भी लिखो, लिखो कॉपी में लिखो। इसे डिपिंग प्रोसेस के नाम से भी, इसे डिपिंग विधि भी कहा जाता है, ठीक है। और एक चीज आप याद रखोगे, साइड से नोट करके लिख लेना। क्या? सपोज मेरे हाथ में लोहे का पेन है, इसका गैल्वेनाइजेशन जब किया जाएगा उससे पहले श्योर किया जाएगा कि आयरन के ऊपर, मतलब लोहे के पेन के ऊपर कहीं पर जंक तो नहीं लगी है। क्या नहीं लगी? जंक मतलब Fe होना चाहिए। Fe2O3 के ऊपर कोटिंग नहीं की जाएगी। आयरन की प्योर बॉडी डुबोई जाएगी जिंक मेटल में, ना कि जंक लगी हुई, वरना कोटिंग नहीं हो पाएगी प्रॉपर। तो क्या किया जाता है? एसिड से धोया जाता है। कौन सा एसिड यूज किया जाता है आयरन बॉडीज को धोने के लिए गैल्वेनाइजेशन से पहले? आंसर होगा HCl। क्या याद रखोगे? HCl। गैल्वेनाइजेशन के कितने क्वेश्चन? 3। डिपिंग प्रोसेस किससे संबंधित है? गैल्वेनाइजेशन से। गैल्वेनाइजेशन में किस धातु की कोटिंग की जाती है? जिंक की कोटिंग की जाती है। और जिंक की कोटिंग करने से पहले उस बॉडी को धोया किससे जाता है? HCl एसिड से धोया जाता है। याद रखोगे, बेसिक सी चीजें हैं, याद होंगे, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जल्दी से देखो। हाँ, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, जिंक इज यूज्ड टू डू गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन बिकॉज लौह के यशद लेपन में जिंक धातु का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, क्योंकि इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन, ये लोहे से अधिक क्रियाशील है। इट नेवर मेक्स कंपाउंड विद आयरन, ये लोहे के साथ कभी यौगिक नहीं बनाती। तीसरा ऑप्शन है A and B बोथ या नन ऑफ दीज। इसका थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो, गलत नहीं करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हुआ, मैं भी आगरा से हूं, क्या तुम लोग लगे पड़े हो? हाँ जी बिल्कुल, जितने भी बच्चे कहीं ना कहीं पदयात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं वो बिल्कुल, उनको सारी डिटेल ट्विटर अकाउंट पे अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगी, ठीक है। और नहीं तो मैं यही बोलूंगी, जितनी गर्ल्स जितने भी बच्चे हैं तो वो रोड पर आप ही के लिए पिक्चर्स जाके देखो। हमारी सच्चाई किसी से छुपी नहीं है, जैसे हैं वैसे दिखा भी दिया है, ठीक है। सुबह हापुड़ के आगे निकले तो वहां पे पुलिस वालों ने रोका भी था, DM और वहां के जो SDM वगैरह सब ने खूब बहुत देर कहीं ना कहीं, जिसको बोलते हैं अपने तरफ से प्रेशर बनाना तो वो प्रेशर बना रहे थे, लेकिन काम चला नहीं वहां से भी हिसाब बनाया और आगे निकल गए। चलो वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया है, बहुत सारे। सिद्धि राणा, अभिनव सिंह, रागेंद्र, वेरी गुड। काजल, एग्जाम, सिद्ध, अभिषेक कुमार, बलराम सिंह, आपकी कृपा से, थैंक यू सो मच डियर। अब यहां ध्यान से सुनो मेरी बात, यहां ध्यान से सुनो मेरी बात। जिंक इज यूज्ड टू डू गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन बॉडी। अब इसको छोड़ो, तुम मेरी बात इसको छोड़ो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो जिन्हें नहीं समझ में आया। सपोज ये आयरन की बॉडी है, सपोज जो बोर्ड है ये लोहे का है, इसके ऊपर अगर हम किसी ऐसी चीज से पेंट कर दें, ठीक है, पेंट का मतलब होता है कि जंग से छुटाना, जिसको हम कभी भी हटा सकें। लेकिन सपोज अगर आयरन के ऊपर किसी ऐसे मेटल से कोटिंग कर दी जाए जो कि खुद उससे कंपाउंड बना ले, मतलब एक बोर्ड के ऊपर आपने ऐसी चीज से पेंट कर दिया जिसने खुद कंपाउंड बना लिया, उसको फिर तुम कभी खुरच के छुटा नहीं सकते। वही जंक वाला हाल हो जाएगा, जब भी छुटेगा अपने साथ कुछ आयरन लेके जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोटिंग का मतलब होता है कि नीचे वाली धातु, मतलब जो नीचे वाली धातु है ऊपर वाली धातु के संग अभिक्रिया ना करे। तो जिंक और आयरन आपस में कभी रिएक्शन नहीं करते। एक रीजन ये है कि जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर,
है ना। जिंक की कोटिंग की जाती है आयरन के ऊपर क्योंकि आपस में रिएक्टिव नहीं होते। दूसरा रीजन क्या है, इट इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। अगर तुमसे कोई पूछे, क्या, ध्यान से सुनो अब मेरी बात, अगर तुमसे कोई पूछे कि आयरन के ऊपर जब जिंक की कोटिंग की जाती है गैल्वेनाइजेशन में, तो क्या जिंक प्रोटेक्शन करती है? नो, जिंक तो खुद बना लेती है ZnO। मतलब आयरन, मतलब लोहे के ऊपर जंग लगती है किसकी वजह से? ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से, और लोहा बना लेता है Fe2O3। तो ये जंक ना बना ले, इसी वजह से हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर एक ऐसे मेटल से कोटिंग करते हैं जो लोहे की तुलना में ज्यादा रिएक्टिव हो। मतलब लोहा भले ही Fe2O3 देर में बनाएगा, लेकिन जिंक जो है बहुत जल्दी ZnO बना लेता है। जिंक ऑक्साइड इज द लेयर। ध्यान से समझना मेरी बात कि गैल्वेनाइजेशन में किसकी परत प्रोटेक्शन करती है? लोहे का, जंक से। तो याद रखो, गैल्वेनाइजेशन में डिपिंग तो की जाती है जिंक में, लेकिन जिंक खुद बना लेता है किसकी लेयर? ऑक्साइड की लेयर। तो याद रखो यहां पर आंसर होगा A और B बोथ। तुम्हारे कितने क्वेश्चन तैयार हुए? ध्यान से सुनो मेरी बात। क्या कि गैल्वेनाइजेशन को डिपिंग प्रोसेस के नाम से भी जाना जाता है। गैल्वेनाइजेशन में आयरन बॉडी को पहले HCl से वॉश किया जाता है। तो कौन सा अम्ल एसिड गैल्वेनाइजेशन से रिलेटेड है? आंसर HCl। इसके अलावा अगर तुमसे पूछते हैं कि गैल्वेनाइजेशन में जिंक की लेयर तो कर दी जाती है, प्रोटेक्शन कौन करता है? तो याद रखो ZnO। जिंक ऑक्साइड की लेयर प्रोटेक्शन करती है किसका? गैल्वेनाइजेशन के दौरान आयरन बॉडी का। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या है क्वेश्चन? सोल्डर इज द एलॉय ऑफ। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दो। सोल्डर किसकी मिश्र धातु को कहा जाता है? जल्दी से बताओ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। वेरी गुड इवनिंग। हाँ बताओ। कृतिका मस्तवंदे आ गए। पाल अमार, वेरी गुड। लालिमा चौहान, ओके वेरी गुड। सोनू मागेश्वर, रावी चौधरी, श्रवण, वेरी गुड। ओके गुर्जर, अंकिता गुर्जर कह रहे हैं शैंकी पंडित अब चुप भी करो, तब से एक ही बात बोले जा रहे हो। क्या हो गया भाई, आपस में क्या तुम लोग बतिया रहे हो? तुम लोग हमसे बतियाया करो, तुम लोग आपस में कमेंट मत देखा करो, हमसे बतियाया करो, आपस में कमेंट नहीं देखते। टांका क्या होता है? टांका किसकी मिश्र धातु है? तो ध्यान से सुनो, टांका Pb और Sn की मिश्र धातु होती है जिसको सोल्डर बोलते हैं। इसे मेटल सोल्डरिंग में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मेटल सोल्डरिंग बाय इलेक्ट्रीशियंस। ये चीज मैं कई बार आपको बता चुकी हूं। बाय इलेक्ट्रीशियंस है ना, विद्युत के जो कारीगर होते हैं उनके द्वारा इसका यूज किया जाता है। जल्दी से अगला क्वेश्चन देखो। द क्वेश्चन इज मेटल वेल्डिंग इज रिलेटेड टू। धातुओं की जब वेल्डिंग की जाती है तो किस गैस की तेज ज्वाला का यूज किया जाता है? जल्दी से आंसर बताओ कि मेटल वेल्डिंग के दौरान, ठीक है, हाँ बताओ, मेटल वेल्डिंग के दौरान किस गैस की तेज ज्वाला का यूज किया जाता है? किस गैस की तेज ज्वाला का यूज किया जाता है? अब ध्यान से सुनो और कॉपी में चीजों को नोट करो। ऑक्सी एसिटिलीन की तेज ज्वाला का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? ऑक्सी एसिटिलीन की तेज ज्वाला का यूज किया जाता है, जिसकी ज्वाला का तापमान 3500 से 3600 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। धातु के दो टुकड़े पिघलकर जुड़ जाएं। तो वेल्डिंग जब हो रही होती है किसी चीज की, तो वो जो फ्लेम होती है वो किसकी होती है? ऑक्सी एसिटिलीन की होती है। बनाई कैसे जाती है? कोई मसाला जो कि ऑक्सी एसिटिलीन, मतलब एसिटिलीन एक गैस है। किस मसाले का अक्सर यूज किया जाता है सिलेंडर में एसिटिलीन बनाने के लिए? मेरी बात ध्यान से सुनना। आजकल तो खैर इलेक्ट्रिक आ रहे हैं, उनका अलग हिसाब है, ठीक है, लेकिन सिलेंडर में अक्सर एसिटिलीन बनाई जाती रही है लंबे समय तक। तो याद रखो, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से सुनो, कैल्शियम कार्बाइड के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो तुरंत छोड़ देता है एसिटिलीन गैस और चूना बचा रह जाता है। इस रिएक्शन को चाहो तो साइड से नोट कर लेना। क्या? कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है गैस सिलेंडर में एसिटिलीन बनाने के लिए। कितने क्वेश्चन तैयार हुए? अपने आप देख लो। ऑक्सी एसिटिलीन जिसकी ज्वाला का तापमान बताओ 3500 से 3600 डिग्री सेल्सियस इसकी ज्वाला का तापमान होता है। तेज ज्वाला जो कि धातु के टुकड़े पिघलाकर उनको जुड़वा देती है।
किस मसाले का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड मसाले का प्रयोग किया जाता रहा है लंबे समय तक सिलेंडर में एसिटिलीन गैस को बनाने के लिए। और यही क्वेश्चन जब मुड़ जाता है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए, तो सेम क्वेश्चन बन जाता है, बस हम ही ने कंफ्यूजन पाल रखा है अपने दिमाग में। बनता है क्वेश्चन या नहीं बनता है? ऑक्सी एसिटिलीन की ही ज्वाला यूज हो जाती है, बस इतना फ्लेम इतना हार्ड नहीं होता। कैसे बनाते हैं? आम कच्चे तोड़े और उनके ऊपर हमने डंठल के ऊपर लगा दिया, सपोज ये कच्चा आम है सपोज, तो हमने डंठल वाले हिस्से पर क्या लगा दिया? कैल्शियम कार्बाइड का मसाला। सिलेंडर में यही चीज प्रेशर के साथ करवाई जाती है तो फ्लेम ज्यादा तेज होती है। चीजें आएंगी, धीरे धीरे समझ में आएंगी, थोड़ा जो प्रैक्टिस करोगे, अपने हाथ पैर चलाओगे तो अपने आप चीजें समझ में आएंगी कि क्या बता रही थी क्लास में। मेटल यूज टू मेक एटॉमिक क्लॉक, इनमें से किस धातु का प्रयोग परमाणु घड़ी के निर्माण में किया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ाया है इसलिए मैं आंसर खुद दे रही हूं। सीजियम इज द राइट आंसर, नोट कर लो, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी धातु का प्रयोग परमाणु घड़ी के निर्माण में किया जाता है, तो सीजियम धातु का प्रयोग परमाणु घड़ी के निर्माण में किया जाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनो। शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर क्या होते हैं? बाइक चलाई, बाइक, मोटरसाइकिल चलाते हो, मोटरसाइकिल में एक आगे वाला पहिया और एक पीछे वाला पहिया, जे रही तुम्हारी मोटरसाइकिल और जे रही तुम्हारी गद्दी। इमेजिन करो जो तुम्हारी मोटरसाइकिल है, तो जो पीछे वाला पहिया होता है इसको ऊपर खींच के रखने के लिए इस तरीके से स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग तुमने ध्यान दिया? स्प्रिंग लगे होते हैं पहिए को ऊपर खींच के रखने के लिए। बॉयज तो बहुत अच्छे से समझना चाहिए, नहीं तो तुम बाइक चलाना आज के दिन के बाद छोड़ देना, ठीक है? गर्ल्स आपने भी ध्यान दिया होगा कि पहिए को ऊपर खींच के रखने के लिए स्प्रिंग जैसी संरचना होती है। एग्जाम कई बार पूछ चुका है शॉक एब्जॉर्बर्स किसके होंगे? इनमें से कौन सबसे ज्यादा इलास्टिक होगा? आयरन, स्टील, अमलगम? जल्दी से बता दो, अब तो आंसर दो, अब तो सब हम ही ने बता दिया, जल्दी से बताओ। थैंक यू सो मच विक्रांत सिंह, शिवम प्रजापति, वेरी गुड। यश पाठक, जल्दी से आंसर दो, वेरी गुड वेरी गुड। लो आ गया आंसर, आ गया आ गया आ गया, वेरी गुड। अनु, अभिषेक, मिस स्मार्ट, संजय, सोनू सैनी, बेरोजगार नीतू, वेरी गुड। तन्मय, संजीव, बहुत सही, क्या बात है, खुश कर दिया दिल। समझ गए ना? तो पहियों को ऊपर खींच के रखने के लिए वाहनों में शॉक एब्जॉर्बर्स का यूज होता है, जो कि सबसे ज्यादा जो प्रत्यास्थ होता है किसका वायर होता है भाई? स्टील सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ माना गया है, सबसे ज्यादा इलास्टिक माना गया है। द मोस्ट इलास्टिक हेयर, सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ, ये वर्ड यूज किया जाता है हिंदी मीडियम में। तो याद रखो स्टील के होते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर। अब तो समझ गए होगे ना कि क्या बता रही है? अच्छा हाँ देखा, आज ही जाके मोटरसाइकिल में चेक करना तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। क्वेश्चन क्या है? लाइटनिंग रॉड यूज्ड ऑन टावर मेड अप ऑफ, ऊंची इमारतों के ऊपर बिजली ना गिरे इस वजह से तड़ित चालक का प्रयोग किया जाता है। कौन तड़ित चालक क्या होता है? बिजली ना गिरे, और अगर ऊंचे टावर के ऊपर बिजली गिरे सपोज, तो वो डायरेक्ट अर्थिंग से कनेक्शन हो जाए और इसके ऊपर फर्क ना पड़े, बिल्डिंग के ऊपर फर्क ना पड़े। बिजली अगर कोई रॉड यहां से डायरेक्ट उस हाई पावर को कैच करके और नीचे अर्थिंग से अटैच कर देती है, तो कहीं ना कहीं टावर की जो वो होती है, टावर के ऊपर, उस इमारत के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। जल्दी से आंसर दो। यू आर माई बेस्ट टीचर फॉर एवर। थैंक यू नैतिक, थैंक यू नैतिक, लव यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, मे गॉड ब्लेस यू विद द पीक ऑफ सक्सेस। जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड। हाँ बताओ। ओके, निकल कौन बोरा? अरे यार अब यहां पे ये बताओ, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बात कर लेते हैं तो चांदी होती है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंसेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। देखो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चांदी होती है, तो उसमें बीचों बीच में हल्का सा चांदी का वायर, थोड़ा सा, क्योंकि महंगी पड़ती है चांदी, एक कारण ये भी है। लेकिन चांदी के बाद अगर दूसरे नंबर पर बेस्ट कंडक्टर है तो कौन है? तांबा। तो यहां पर याद रखो तांबे की होती है वो रॉड। किसकी रॉड बनाई जाती है? तांबे का प्रयोग किया जाता है तड़ित चालक बनाने के लिए, जो कि बहुत तेजी से उस बिजली को कैच करके और नीचे, याद रखना ये क्वेश्चन बना है कई बार आपसे, ठीक है? एनटीपीसी आपका रेलवे का एग्जाम है, उसमें पूछ सकते हैं रेलवे वालों से, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है।
तो तड़ित चालक या आपसे अगर वो वाली रॉड का क्वेश्चन बनता है तो याद रखो कि अच्छा कंडक्टर जो होता है चांदी वो पड़ता है महंगा, तो सेकंड नंबर पे कॉपर का यूज होता है। चलो, इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल इज मेड अप ऑफ, जल्दी से बता दो कि जो हीटर होता है, सर्दियों में हम लोग हीटर यूज करते हैं और इस तरीके से कॉइल, ये जो कॉइल जड़ पड़ती है, अब पता नहीं तुमने ऐसे वाले हीटर देखे या नहीं, हमने तो देखे ये कॉइल टाइप की होती है, चीनी मिट्टी के हीटर होते हैं उनमें अक्सर इस टाइप की कॉइल होती है। और प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस अगर तुमसे पूछ लें तो भी यही आंसर होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इसको तो हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर भी दे दो। वेरी गुड, हाँ बताओ भाई। ब्रजेश श्रीवास्तव, मोहित कुमार, शुभम मुंडे, वेरी गुड। देबाशीष बिस्वाल, वेरी गुड। अनूप मंडल, मधु, जय सिंह, संदीप यादव जी, स्नेहा कुमारी, शुभम, अजय, वेरी गुड। जय सिंह, हरदीप, ब्रजेश श्रीवास्तव, राजीव, रंजीत कुमार, वेरी गुड। रमेश, कृतिका कुमार, हाँ जी वेरी गुड, वेरी गुड। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बनाया था, ये कौन बना रहे हैं? मान सिंह इंदालिया कह रहे हैं, वेरी गुड, नाइस इंफॉर्मेशन। अमर कुमार शर्मा, अक्षय नायक, कृष्णा मूर्ति कह रहे हैं मैम आप क्वेश्चन को एकदम तोड़ मरोड़ कर पढ़ाते हैं। तोड़ मरोड़ कर हम नहीं पढ़ाएंगे, बिल्कुल सीधा साधा अगर पढ़ाएंगे तो तुम कहीं ना कहीं सीधा ही साधा अपेक्षा करके जाओगे, एग्जाम तुमसे वैसे ही पूछे थाली में सजा के कि यार तुम्हारी मैडम ने ऐसे ही पढ़ाया था तो ऐसे ही हम तुमसे पूछेंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। हम कहीं ना कहीं तुम्हें तोड़ मरोड़ के हम यहाँ नहीं सिखाएंगे तो तुम वैसे ही रट के जाओगे कि सर जी तुम्हारी मैडम ने ऐसे ही पढ़ाया है, ऐसे ही पूछना। आ जाओ इधर, नाइक्रोम इज द राइट आंसर। क्या आंसर होगा? नाइक्रोम शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर होगा तो तोड़ मरोड़ के हम तुमसे हर एंगल से पूछेंगे और तुम बताओगे। और यहीं पर तो आके हम कहते हैं मेरी प्रिपरेशन हो गई। कंपटीशन एग्जाम में जब बंदा कंसेप्ट कैच कर ले जाता है तो यही होता है कि एक में सिलेक्शन हुआ, पता चला दूसरे का भी आ गया रिजल्ट, उसमें भी हो गया, उसमें भी हो गया। तुमने ऐसा नोटिस नहीं किया कि अपने दोस्तों से पूछना कि जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उनका किसी क्लर्क में भी नहीं हुआ, और जब होना शुरू हुआ तो उनके लगातार होने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसेप्ट पकड़ लिया। अब उनसे कोई भी एग्जाम वही क्वेश्चन कितने भी एंगल से घुमा के पूछे, वो क्वेश्चन गलत नहीं करते फिर वो। तो हम तो तुमसे तोड़ मरोड़ के ही पूछेंगे चलो मौज से पढ़ाई करो, ठीक है। और मैं यही बोलूंगी फिर से आपको कि हम तुम तो क्लास में मौज से पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई दीवाना खाक छान रहा है हाईवेज की आपकी खातिर, है ना। तो विवेक सर कहीं ना कहीं जो आज सुबह से पदयात्रा पे निकले हुए हैं, अपने आप में बहुत संकल्प वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। जो एक बार ठान लेते हैं वो जरूर करते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि हमारे साथ कौन है, हमारे साथ कौन नहीं है, दे नेवर केयर्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज मुहिम का हिस्सा बनो। भले ही आप अपने घर की चार दीवारी में बैठे हो, लेकिन स्मार्टफोन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जहां तक इस गूंज को पहुंचा सको उसको पहुंचाओ, यदि आप कहीं ना कहीं मेरी क्लास लाइक करते हो। थैंक यू सो मच। सी यू टुमारो एट द सेम टाइम पीरियड 6 to 7।